Okay, so today's class is on UV visible spectrophotometry. So, UV visible spectrophotometry start करने से पहले we should know about electromagnetic spectrum. हमें पता होना चाहिए what is electromagnetic spectrum. क्योंकि जब तक हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी और हम जब यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर यूवी लाइट की बात करनी है, विजुअल रेंज की बात करनी है एंड दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। सो लाइट इज अ वेव ऑफ अल्टरनेटिव electric and magnetic field, so that's why this is known as electromagnetic. ठीक है। And like any other wave, light has a few fundamental properties. आपको पहले ही पता होगा कि लाइट की प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, आप इन टर्म्स को पहले से भी जानते होंगे आई थिंक। आप लोग को इसके बारे में नॉलेज है या नहीं है? एनीवन? कोई बताएगा? यस, दीप्ति। वॉइस नहीं आ रही हाँ, मुझे किसी की भी। मैम पता है, पढ़ा था हम लोगों ने एमएससी में। पढ़ा था आप लोगों यस ने। मैम। ओके। सो फ्रीक्वेंसी से को हम मेजर करते हैं इन हर्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी मींस which counts the number of waves that pass by a point in 1 second. And wavelength, तो आपको ये भी पता होगा shorter wavelength means the greater the frequency and larger the energy. ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम रेंज की बात करें तो आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये गामा रेज की है और अगर हम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें देन लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम वेवलेंथ की बात करेंगे तो बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई एनर्जी और हम आपको पहले ही आप लोग को पता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस अगर वेवलेंथ अगर हम बोल रहे हैं दिस इज ऑफ हायर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ, दैट मींस this light or spectrum is of lower energy or lower frequency. ठीक है। तो 1 सेकेंड। ओके। तो विजुअल लाइट की अगर हम बात करते हैं तो विजुअल लाइट इज फाउंड इन द मिडिल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिटवीन इंफ्रारेड एंड यूवी लाइट। ठीक है। एंड इट हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 100 टेराहर्ट्ज to 800 terahertz and wavelength of about 740 nanometer to 380 nanometer. UV light is in the range of electromagnetic spectrum between visible light and X-ray. तो आप ये स्पेक्ट्रम के थ्रू भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यूवी लाइट आप देखिए ये एक्स रेज और विजुअल लाइट, ये जो हम यहाँ पे बैंड दिखा रहे हैं ये बैंड जो है ये विजुअल स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है। सो यूवी स्पेक्ट्रम इज बिटवीन एक्स रेज एंड विजुअल। ठीक है। और अगर हम विजुअल स्पेक्ट्रम की बात करें देन इट्स प्लेस बिटवीन यूवी लाइट एंड इंफ्रारेड। ठीक है। और यूवी लाइट जो है इसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। यूवी ए वेवलेंथ फ्रॉम 800 to 320 nanometer, UV B wavelength from 320 to 280 nanometer and UVC that is below 280 nanometer। ठीक है। तो ये जो है स्पेक्ट्रम है जिसे आप अच्छे से देखकर समझ सकते हो कि गामा रेज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लोएस्ट वेवलेंथ। और जैसे हम इसको मूव करते जाएंगे रेडियो वेव्स की तरफ ये वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी डाउन होगी। और विजुअल स्पेक्ट्रम को आप चेक कर सकते हैं इस जोन में जो वेवलेंथ है दिस इज फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर। ठीक है। और
अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हमें पता है, तो किस तरीके से अब हम लाइट को यूज करते हुए डिफरेंट मेजरमेंट्स में इनका हम यूज कर सकते हैं, तो इसे हम समझेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री? So spectrophotometry is a method to measure how much a chemical substance absorbs light by measuring the intensity of light as a beam of light passes through sample solution. तो इस केस में आप लोग मुझे ये बता सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने यूज किया है या फिर कभी अपनी लैब में देखा है? अगर आप लोगों ने देखा है तो अकॉर्डिंगली मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं या यूज किया है. मैम देखा है, यूज नहीं किया है। ओके okay. किसी ने भी यूज नहीं किया है? ठीक है. तो जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करते हैं तो आप लोगों ने जब देखा भी होगा तो एटलीस्ट उसकी फंक्शनिंग आपने देखी होगी. उस केस में हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या करते हैं कि पर्टिकुलर इंटेंसिटी लाइट की हम इसको पास करते हैं थ्रू अवर सब्सटेंस और सैंपल, और उसके बाद जो लाइट ट्रांसमिट होती है थ्रू दैट सैंपल, उसे हम डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करते हैं. इससे हमें ये पता चलता है कि जो लाइट इंटेंसिटी हमने सैंपल पे डाली थी और अब जो उससे पास होकर बाहर आई है, उसमें क्या डिफरेंस है. और इस बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कि आपके सब्सटेंस ने कुछ लाइट एब्जॉर्ब की है या नहीं की है. ठीक है. सो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज बेस्ड ऑन दिस मेथड टू मेजर हाउ मच अ केमिकल सब्सटेंस एब्जॉर्ब लाइट बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ठीक है. एंड लाइट जो है इसे हम नियर यूवी या फिर विजुअल रेंज में यूज करते हैं इन केस ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. क्योंकि जो हमने इक्विपमेंट डिजाइन किया है या जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, उसकी एक स्पेसिसिटी होती है. उसमें हम जो लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज में लाइट इमिट कर रहा है. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन केस ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, लाइट यूज इन नियर यूवी एंड विजुअल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है. और इस रेंज में जो स्पेक्ट्रम हम यूज कर रहे हैं उसकी एनर्जी जो है अबाउट 150 टू 400 किलोजूल पर मोल होती है, एंड दैट एनर्जी इज सफिशिएंट टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन्स of a substance to a high energy state. ठीक है. तो इस केस में क्या है कि जब हमने स्पेक्ट्रम को या लाइट को सैंपल के ऊपर या सब्सटेंस के ऊपर, जो भी हम केमिकल कंपाउंड है जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, उसके ऊपर जब हम ये लाइट सोर्स डालते हैं, तो ये जो एनर्जी है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सब्सटेंस दैट मूव टू हायर एनर्जी स्टेट. ठीक है. और जिसकी वजह से ये एब्जॉर्बेंस हमें डिटेक्ट होती है. मींस ये जो एनर्जी है इसे एब्जॉर्ब किया सब्सटेंस ने, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट में मूव कर जाते हैं. ठीक है. एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट बॉन्डिंग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस में हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट बॉन्डिंग इन्वायरमेंट इन अ सब्सटेंस रिक्वायर्स different specific amount of energy to promote the electrons to the higher energy state. तो इस वजह से ही जब कभी भी आप सैंपल्स को चेक करते हो या एनालाइज करते हो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू, तो उस केस में हम डिफरेंट वेवलेंथ्स यूज करते हैं लाइट की, डिपेंडिंग अपॉन कि जो हमारे पास सैंपल है और कंपाउंड जो है हमारे पास, वो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. और डिफरेंट सब्सटेंसेस किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ये इस पे डिपेंड करता है कि जो बॉन्डिंग इन्वायरमेंट है या जो मॉलिक्यूल है उसमें किस टाइप के बॉन्ड्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किस स्टेट में है, ये इस पे डिपेंड करता है. ठीक है. तो इस वजह से यहाँ पर और अगर हमें पता ही नहीं है, लेट्स सपोज अभी तो मैंने आपसे बोला कि अगर हमें पता होगा कि विच मॉलिक्यूल absorbs which range of
लाइट वेवलेंथ, तो हम उसको यूज करेंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास अननोन सैंपल है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं? तो ये केस स्टडी हम लोग स्टडी करेंगे। अभी हम इन जनरल बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री वर्क कैसे कर रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने यूवी विजुअल रेंज की लाइट को सैंपल के ऊपर डाला। सैंपल जो है इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और उस एनर्जी एब्जॉर्प्शन की वजह से ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारा इक्विपमेंट है, जब लाइट पास होती है थ्रू सैंपल, तो कितनी एब्जॉर्ब हुई ये डिटेक्टर मेजर करता है। ठीक है, और लाइट एब्जॉर्ब होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाई एनर्जी स्टेट पे मूव करते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है, ये इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जो हमारे पास सैंपल है उसका कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, एब्जॉर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूट आल्सो डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्बेंस, तो आपको एक लीनियर कर्व मिलेगा। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है तो वो किस कंसंट्रेशन में है। ठीक है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज कर सकते हैं। ठीक, और वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ एब्जॉर्बेंस ये मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड कर रहा है, एंड नॉट ओनली ऑन द केमिकल नेचर बट also on the molecular environment of its chromophore। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस है, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव एनालिसिस। तो इस केस में हमें जो सैंपल चाहिए वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल इज सफिशिएंट फॉर द एनालिसिस। ठीक है, तो इस केस में अब हम एग्जैक्टली अगर हम बात करें, व्हाट इज यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। वन सेकेंड। तो in that case, UV visual spectrophotometry is an analytical technique that measures the amount of discrete wavelength of UV and visible length that are absorbed by or transmitted through a sample in comparison to a reference or blank sample। ठीक है, इससे पहले हम अभी आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बता रहे थे, तो वो हम इन जनरल आपको बता रहे थे कि हम इसमें लाइट यूज करते हैं, और लाइट जो है जब सैंपल के थ्रू पास होती है, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई या कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई, इसे डिटेक्टर के थ्रू चेक किया जाता है, और इस मेथड को टेक्निक को हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बोलते हैं। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलरली बात करते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, दैट मीन्स अगर हमें डिफाइन करना है व्हाट इज यूवी विजुअल spectrophotometry, then it is an analytical technique that measures the amount of discrete wavelength of UV and visible light that are absorbed or transmitted through a sample। अब हमने यहाँ पे एक टर्म यूज किया रेफरेंस और ब्लैंक। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू अपने सैंपल को एनालाइज करते हो, एनालाइज करने के लिए हम क्या चेक कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्बेंस कि हमारे पास जो सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, या फिर अगर हमें कुछ आइडिया है कि जो हमने सैंपल आइसोलेट किया था या हमारे पास जो सैंपल है वो किस चीज का हो सकता है, हमें एग्जैक्टली exactly नहीं पता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि हाँ उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो उस बेसिस पे जब हम चेक करते हैं कि हमारा सैंपल किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इस बेसिस पे हम उस कंपाउंड को प्रिलिमिनरी लेवल पे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है वो क्या है, या फिर वो कितनी प्योरिटी का सैंपल है,
या उसमें इम्प्योरिटी के फॉर्म में क्या चीजें प्रेजेंट हैं, तो ये सब चीजें हम पता करते हैं। तो पता करने के लिए हमें यहाँ पर एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, रेफरेंस और ब्लैंक सैंपल। तो यहाँ पर आप पहले इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए, हमें एक लाइट सोर्स चाहिए, लाइट जिसके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट जो है ये सब रिलीज होगी। इसके बाद हमें वेवलेंथ को सेलेक्ट करना है कि हमारे सैंपल के थ्रू कौन सी वेवलेंथ पास होगी। तो इस केस में हम यहाँ पर वेवलेंथ सिलेक्टर यूज करते हैं। और वेवलेंथ सिलेक्टर्स जो हैं कितने टाइप्स के पॉसिबल हैं, उनकी डिजाइनिंग क्या है, ये सब हम आगे स्टडी करेंगे। तो वेवलेंथ सिलेक्टर जो है ये फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ ये सेलेक्ट करता है दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ विच वी वांट टू यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ आवर सैंपल। ठीक है। अब ये वेवलेंथ सिलेक्टर के थ्रू ओनली दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ पासिस थ्रू द सैंपल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर आपको शो कर रहे हैं। दिस इज अ क्यूवेट। जो सैंपल हम लेते हैं फॉर टेस्टिंग इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसे हम बोलते हैं क्यूवेट। तो क्यूवेट इज द होल्डर ऑफ योर सैंपल। ठीक है। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के केस में, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के केस में, हमें जो सैंपल चाहिए ये लिक्विड फॉर्म में चाहिए। सो दैट्स वाई अगर हमारे पास कोई सॉलिड कंपाउंड है तो उसको हम किसी बफर में सॉल्युबलाइज करके यूज करते हैं। और ये जो क्यूवेट है, अगर आप लोगों ने आई थिंक देखी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि आप ये मान के चलिए अबाउट 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ये जो आप क्यूवेट देख रहे हो, इस क्यूवेट की लेंथ जो है अबाउट 5 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। एक्सक्यूज मैम। यस। मैम ये क्यूवेट हम लोग कैलोरी मीटर में भी यूज करते थे, वही क्यूवेट होती है ये? हाँ हाँ हाँ, सेम। ओके ठीक है। ओके। लेकिन आप लोग जो कलरीमीटर में या आप लोगों ने जो क्यूबिट्स यूज की होंगी, उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अब आप लोग आगे रिसर्च करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूबिट का मटेरियल क्या होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक की भी क्यूबिट्स आती हैं, ग्लास की भी होती है। यस मैम, ठीक ग्लास है। की। हाँ। तो इस केस में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यूबिट जो हम यूज कर रहे हैं एक्चुअली उसका मटेरियल क्या होना चाहिए। ठीक है। तो अभी क्यूवेट आप लोगों ने अगर देखी है या जिसने नहीं देखी है मैं उनको बता दूं कि ये जो इसके डायमीटर है ये 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। और इसमें हम अपना सैंपल लेते हैं। और जब लाइट इस सैंपल के थ्रू पास होती है देन डिटेक्टर इस लाइट को चेक करता है, डिटेक्ट करता है, लाइट के सिग्नल को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है। और फिर ये सिग्नल पास होता है और कंप्यूटर पे हमको ये, या फिर अब जो लेटेस्ट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ रहे हैं उनमें कंप्यूटर साथ में अटैच होता है आपकी मशीन के साथ। या फिर ये जो डिटेक्टर है ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ही एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे ये डेटा को एनालाइज करके इलेक्ट्रिकल करंट को ये इस फॉर्म में आउटपुट रिजल्ट देता है कि आपको ये मेजरमेंट मिल जाता है कि आपके सैंपल ने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है, या फिर अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू योर सैंपल। ठीक है। तो आइदर जो आपका ये कंप्लीट मशीन है उस मशीन में एक विंडो होगी, उस विंडो पे आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा कि आपके सैंपल ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है या लाइट कितनी ट्रांसमिट हुई है आपके सैंपल के थ्रू। या फिर अगर आपका सिस्टम कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, जैसे आप जो और लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं उस केस में ये कंप्यूटर के थ्रू अटैच्ड होता है। और इस केस में प्रोग्राम होता है जो कि आप प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को? एनी क्वेश्चंस? नो मैम। ओके।
तो अब हम बात करते हैं, अभी हमने पार्ट्स की बात की, लाइट सोर्स, वेवलेंथ सेलेक्टर, देन सैंपल होल्डर, देन डिटेक्टर। तो अब हम इन सारी बातों को डिटेल में पढ़ेंगे कि लाइट सोर्स हमें क्या चाहिए, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के केस में कौन से लाइट सोर्स यूज होते हैं, या इस केस में पहले हम लाइट सोर्स की बात करते हैं। तो लाइट सोर्स हमें ऐसा चाहिए जो कि विजुअल रेंज में भी लाइट इमिट करे एंड यूवी रेंज में भी लाइट इमिट करे। ठीक है, इन दैट केस हम जेनॉन लैम्प को यूज कर सकते हैं। जेनॉन लैम्प जो है ये काफी इम्पोर्टेंट है, आप कह सकते हो कॉमनली यूज होता है। बट इस केस में प्रॉब्लम है कि ये कुछ एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, और दिस लैम्प यूज्ड एज अ हाई इंटेंसिटी लाइट सोर्स बोथ फॉर यूवी एंड विजिबल रेंज। लेकिन जब अब डिपेंड करता है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो कितनी सेंसिटिविटी का है, या उसका कितना हायर वर्जन हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि जितना हायर वर्जन हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइसिंग होगी। क्योंकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है ये आप ये कह सकते हैं कि बस आपको रीडिंग दे देगा काम चलाओ आप टाइप का, तो आपको 1 लाख तक भी मिल जाएगा। और अगर आप मोर स्पेसिफिसिटी की तरफ आगे मूव करते हैं और हमको बहुत एक्यूरेट रीडिंग्स चाहिए, तो उस केस में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो कॉस्ट है ये 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक भी जा सकती है। ठीक है, इससे भी हायर रेंज पे जा सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किस रेंज का हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो अगर आपके लैब में जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उस वो कॉस्ट वाइज कम है, तो ऑब्वियसली जो उसके फीचर्स होंगे वो उतने अच्छे नहीं होंगे। तो अगर हम जेनॉन लैम्प को यूज कर रहे हैं, जेनॉन लैम्प के केस में कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जेनॉन लैंप है तो इस सिंगल लैंप से हमारा ये कंप्लीट यूवी एंड विजुअल रेंज कवर हो जाती है। ठीक है, लेकिन जेनॉन लैंप के अलावा हम और क्या यूज कर सकते हैं, हम टंगस्टन एंड हेलोजन लैंप भी यूज कर सकते हैं। तो जो लो कॉस्ट इक्विपमेंट्स हैं उनमें एक्चुअली 2 लैंप्स यूज होते हैं। वन लैंप फॉर विजुअल लाइट एंड अनदर वन फॉर यूवी लाइट। तो विजुअल लाइट के लिए टंगस्टन और हेलोजन लैम्प प्रेजेंट होता है सिस्टम में, और यूवी लाइट के लिए ड्यूटेरियम लैम्प। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आपके सिस्टम में 2 लाइट सोर्स इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर जब आप मशीन को यूज करोगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करोगे, इन दैट केस दैट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर शुड बी सेंसिटिव इनफ और फास्ट इनफ टू स्विच ओवर बिटवीन दीज 2 लैम्प्स। ठीक है, क्योंकि लेट सपोज अगर हमारे पास एक अननोन सैंपल है, हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि हमारे पास ये सैंपल है एंड वी डोंट नो विच एट विच पर्टिकुलर वेवलेंथ दिस सैंपल्स एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। ठीक है, अब हमें पता नहीं है तो हम एक रेंज सेट करते हैं। तो आपके जो सिस्टम है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम्स फॉर absorbance analysis. In that program we just only mention the wavelength। तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है सैंपल के थ्रू पास होती है। या फिर हम इसमें चेक कर सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं। हमें पता ही नहीं है सैंपल किस वेवलेंथ की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्व करेगा, तो उस केस में हमने लेट सपोज एक रेंज सेट कर दी फ्रॉम 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो ये जो लाइट सोर्स है, इससे जो लाइट इमिट हो रही है, वेवलेंथ सेलेक्टर जो है फ्यू सेकेंड्स के इंटरवल पे ये रेंज ऑफ वेवलेंथ को पास करेगा। मीन्स आप समझ सकते हैं कि लेट सपोज सबसे पहले 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ पास हुई विद इन 2 सेकेंड्स, फिर 310 नैनोमीटर की वेवलेंथ पास हुई, देन 320। तो ये जो मैं रेंज बता रही हूँ, 300, देन 310, देन 320, देन 330, ये रेंज भी आप अपने प्रोग्रामिंग में सेट कर सकते हो कि ये जो वेवलेंथ डिफरेंस है ये कितने कितने वेवलेंथ का हो सकता है और
कितने सेकंड्स में ये नेक्स्ट वेवलेंथ पास होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम एक रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास जो लाइट सोर्स है, अगर हम इस समय सिस्टम आपका हेलोजन लैंप यूज कर रहा है, क्योंकि लेट्स सपोज विजुअल रेंज में लाइट इमिट हो रही थी, या ड्यूटेरियम लैंप यूज हो रहा था और यूवी रेंज में ये 300 नैनोमीटर पे लाइट इमिट हो रही थी, और फिर जैसे ही ये प्रोग्रेसिवली हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और 400 और 450 नैनोमीटर की तरफ जाते हैं, तो उस केस में फिर ड्यूटेरियम लैंप की जगह अब रिक्वायर्ड है कि आइदर हेलोजन लैंप यूज हो या टंगस्टन लैंप की जरूरत है। तो यहाँ पर ये फास्ट स्विचिंग की जरूरत है बिटवीन लाइट सोर्सेस। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ, यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है। तो इस वजह से जो हमने मेंशन किया है कि ये जो स्विच ओवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के केस में। ठीक है, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेवलेंथ सिलेक्शन। ठीक है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कौन से लैंप यूज होते हैं और लैंप किस रेंज की वेवलेंथ को इमिट करते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेवलेंथ सिलेक्शन। इन दैट केस यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेप है, सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट suited to the sample type and then light for detection must be selected for sample examination from the broad wavelength emitted by the light source। ठीक है, तो हमारी लाइट सोर्स से जो एक वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ की लाइट इमिट हो रही है, उसमें से हमें पर्टिकुलर वेवलेंथ सेलेक्ट करनी है। तो इस केस में डिफरेंट फिल्टर्स यूज किए जाते हैं या मोनोक्रोमेटर्स यूज किए जाते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं मोनोक्रोमेटर्स। तो वेवलेंथ सिलेक्शन के लिए आइदर आपके यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मोनोक्रोमेटर्स यूज होते हैं, एंड दैट मोनोक्रोमेटर्स सेपरेट लाइट्स इनटू नैरो बैंड ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, और इस केस में ये जो मोनोक्रोमेटर होता है, दिस इज ऑफन बेस्ड ऑन डिफ्रैक्शन रेटिंग। तो ये मोनोक्रोमेटर जो है, ये रोटेट करता है, और उस रोटेशन की वजह से जो इनकमिंग लाइट है और जो रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ रही है, उसका एंगल ये सेलेक्ट किया जा सकता है, और इसके बेसिस पे ही डिजायर्ड वेवलेंथ की लाइट पास होती है। ठीक है, तो ये मोनोक्रोमेटर जो है, ये इस बेसिस पे वर्क कर रहा है। इसके बाद बहुत से फिल्टर्स यूज होते हैं, जैसे है एब्जॉर्प्शन फिल्टर। एब्जॉर्प्शन फिल्टर आर कॉमनली मेड ऑफ कलर्ड ग्लासेस और प्लास्टिक। एक्सक्यूज मी। ये जो प्लास्टिक मटेरियल है या ग्लास मटेरियल है, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे यहाँ पर हम वेवलेंथ सिलेक्शन करते हैं, और जो एब्जॉर्प्शन फिल्टर है, इसमें ग्लास या प्लास्टिक की मटेरियल यूज होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट विच अलाउ द ट्रांसमिटेंस ऑफ अ सेलेक्टेड वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरफेरेंस फिल्टर्स। इंटरफेरेंस फिल्टर्स को हम डाइकोरिक फिल्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और डायकोरिक फिल्टर्स आर कॉमनली यूज फिल्टर्स। इस केस में मैनी लेयर्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर यूज्ड विच क्रिएट इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जब ये लाइट जो है इस मटेरियल के थ्रू, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के डिफरेंट जो हमने लेयर्स यूज की हैं, उसके थ्रू पास होती है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस जनरेट होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस बिटवीन थिन लेयर्स ऑफ मटेरियल, और जिसकी वजह से पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आगे सैंपल तक पहुंचती है।
ठीक है। तो डिफरेंट लेयर्स होने की वजह से जो लाइट है इनके एंगल्स चेंज होते हैं, और जब ये दोबारा लाइट जो है आकर एक पॉइंट पर मिलते हैं तो उस वजह से इंटरफेरेंस जनरेट होता है। ठीक है। तो इस बेसिस पे, इस प्रिंसिपल पे यूज करते हुए इंटरफेरेंस फिल्टर यूज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कट ऑफ फिल्टर्स। कट ऑफ फिल्टर्स के केस में आइदर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से जो स्मॉल वेवलेंथ है वो पास नहीं हो पाती, या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबव जो वेवलेंथ है उसको पास होने के लिए अलाउ करता है, या फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से जो शॉर्टर वेवलेंथ है ये उसको अलाउ करता है पास होने के लिए। दैट मीन्स कट ऑफ फिल्टर जो है एक रेंज को अलाउ कर रहा है। लेट सपोज अगर हमने सेट कर दिया 500 नैनोमीटर, तो ये 500 नैनोमीटर से जो शॉर्टर वेवलेंथ है आइदर ये उसको पास होना अलाउ करेगा थ्रू सैंपल, और या फिर हमने सेटिंग क्या की हुई है, तो ये लेट सपोज 500 नैनोमीटर से जो लॉन्गर वेवलेंथ है आइदर ये केवल उनको पास होने देगा, या फिर 500 नैनोमीटर से जो शॉर्टर वेवलेंथ है ये उसको पास होने देगा। तो इस बेसिस पे, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ फिल्टर वर्क करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बैंड पास फिल्टर। Band pass filters allows a range of wavelength to pass through that can be implemented by combining short pass and long pass filters. तो यहाँ पे लेट सपोज हमने 2 फिल्टर्स यूज की हैं। अभी हमने आपको कट ऑफ फिल्टर बताया था। तो शॉर्ट पास फिल्टर जो है ये पर्टिकुलर वेवलेंथ से जो शॉर्टर वेवलेंथ है ये उनको अलाउ करता है पास करना। ठीक है। और लॉन्गर वेवलेंथ को रोक देता है। और लॉन्ग पास जो है ये लॉन्गर वेवलेंथ्स को अलाउ करता है पास करने के लिए, और शॉर्टर वेवलेंथ को रोक देता है। तो यहाँ पर जब दोनों फिल्टर साथ में यूज कर रहे हैं तो इस वजह से ये जो बीच की रेंज है, लेट सपोज अगर हम 500 एंड 600 सेट करते हैं, तो 500 से जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो पास नहीं हो पा रही है, और लेट सपोज 600 हमने सेट किया एज अ शॉर्ट पास, तो 600 से लोअर वेवलेंथ ये पास होना अलाउ कर रहा है, और हमने 500 सेट किया एज अ लॉन्ग पास, तो 500 से ज्यादा ये पास होना अलाउ कर रहा है, उससे छोटा रोक रहा है। तो इस तरीके से 500 टू 600 के बीच का जो रेंज है वो रेंज वेवलेंथ की पास होगी। ठीक है। तो इस तरीके से बैंड पास फिल्टर में ये दोनों शॉर्ट पास एंड लॉन्ग पास फिल्टर्स कंबाइन करके यूज होते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को? हाँ। एक्सक्यूज मी। बैंड पास फिल्टर क्लियर है आप लोगों को? यस मैम, Yes, क्लियर हो ma'am. गया। Yes, ma'am. ओके। तो अभी हमने आप लोगों को मोनोक्रोमेटर्स बताए थे। तो ज्यादातर केस में ये मोनोक्रोमेटर्स जो हैं कॉमनली यूज होते हैं, और मोनोक्रोमेटर्स जो हैं ये नैरो वेवलेंथ को, रेंज को अलाउ कर रहे हैं, तो इसे ज्यादातर हम यूज करते हैं। वैसे ये जो मोनोक्रोमेटर्स है आपको जितने भी ज्यादातर हायर मॉडल हैं उनमें भी आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये ज्यादातर सिस्टम्स में यूज होता है। ठीक। अब बात करते हैं सैंपल एनालिसिस। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि क्यूवेट आपका सैंपल होल्डर है जिसमें हम सैंपल को रखते हैं। आपका सैंपल लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये सैंपल होल्डर जो है या क्यूवेट, ये किस तरीके की होनी चाहिए? तो क्यूवेट के केस में आप लोगों को मैंने अभी रेफरेंस और ब्लैंक भी बताया था, तो हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है। ये सैंपल है हमारा। ठीक है। जब ये लाइट पास हो रही है आपके सैंपल के थ्रू, आपने अपने सैंपल को किसी बफर में लिया हुआ है या किसी सॉल्वेंट में लिया हुआ है, या लेट सपोज अगर हम माइक्रोबियल सेल्स को काउंट कर रहे हैं कि हमारे पास जो सेल्स का सैंपल है उसमें
कितनी सेल्स हैं। तो अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि या फिर हमारे पास जो सैंपल है वो कितना कंसंट्रेटेड है, तो इस केस में हम कोई ना कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, या अगर हम सेल्स ले रहे हैं माइक्रोबियल सेल्स, या माइक्रोबियल सेल्स नहीं भी है, यूकेरियोटिक सेल्स भी ले सकते हैं, कुछ भी आप चेक कर सकते हो। तो उस केस में जो हमारे पास सेल्स हैं वो आइदर हम बफर में ले लेंगे, या फिर इट माइट बी पॉसिबल कि हमने उसको कल्चर मीडिया में ही लिया हुआ है सेल्स को। तो ये जो मीडिया है या बफर है, ये भी तो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता होगा, ठीक है। तो अगर हम सैंपल के थ्रू लाइट पास कर रहे हैं, तो जो हमको इस समय एब्जॉर्बेंस मिल रही है, वो एब्जॉर्बेंस जो है एक्यूरेट आपके सैंपल के लिए नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट या हमने बफर यूज किया है जिसमें आपने सैंपल को लिया हुआ है अपने, तो उसका भी एब्जॉर्बेंस इसमें इंक्लूडेड है। सो दैट्स वाई हम इसमें ब्लैंक सबसे पहले सेट करते हैं। ब्लैंक में हम क्या करेंगे, लेट सपोज आपका सैंपल फॉस्फेट बफर में है, ठीक है। तो आपने क्या किया, क्यूवेट में फॉस्फेट बफर लिया। लेट सपोज आपने वेवलेंथ सेट की थी 500 नैनोमीटर, तो आपने 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, लेट सपोज वेवलेंथ सिलेक्टर ने 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को इस बफर के थ्रू पास होना अलाउ किया, ठीक है। और ये डिटेक्टर जो है इसको डिटेक्ट करेगा। इसके बाद जब आप अपना सैंपल लगाते हो, सैंपल में अब आपका क्या है, सब्सटेंस इसी बफर में डिसॉल्व्ड है। सेम वेवलेंथ की लाइट इस सैंपल के थ्रू मूव पास हुई, एब्जॉर्बेंस कितना आया। तो ये जो सिस्टम है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये ऑटोमेटिकली ये जो ब्लैंक था उसका ये जो एब्जॉर्बेंस है उसको अगेंस्ट आपको सैंपल की एब्जॉर्बेंस बताता है, जिससे कि आपको आपके सैंपल ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है वो पता चल जाती है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स भी जैसे मैंने बताया डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। तो कुछ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है कि आप पहले अपने ब्लैंक को लगाओगे क्यूवेट में, और आप उस ब्लैंक की जो आपका जो बफर है या सॉल्वेंट है उसकी एब्जॉर्बेंस जो है डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, और उसको हम इस मशीन के थ्रू 0 पे सेट कर देंगे। लेट सपोज अगर हमारी एब्जॉर्बेंस आ रही है सैंपल की, तो वो आ रही है लेट सपोज सॉरी बफर की 0.1, हम इसको 0 कर देंगे, जिससे कि अब जब सैंपल की वैल्यू आएगी तो इस 0 के अगेंस्ट आएगी, ठीक है। तो ये मशीन के थ्रू हम इसमें कर सकते हैं कि सेट 0 ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये जो आपका सिस्टम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, आपके बफर की या फिर आपका जो प्योर सॉल्वेंट है उसकी एब्जॉर्बेंस को वो 0 पे सेट कर देता है, ठीक है। लेट सपोज 0.1 को उसने 0 किया, तो जो सैंपल की वैल्यू आएगी उसमें वो 0.1 माइनस करते हुए आपको बताएगा, दैट मीन्स वो 0 के अगेंस्ट आपको बताएगा, ठीक है। तो कुछ सिस्टम में क्या होता है कि आप पहले इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, हम ब्लैंक की वैल्यू उसी सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है, उसके बाद फिर हम अपना सैंपल लगाते हैं, ठीक है। तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली ये एनालाइज करके ही आपको डेटा बताता है। लेकिन आप जो लेटेस्ट और आप कह सकते हो कि जो मोर सेंसिटिव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं, उस केस में आपको कंटिन्यूशन में एक क्यूवेट में सैंपल लगा के रखना होता है और दूसरे में आपको अपना बफर रखना होता है। दैट मीन्स आप ये मान के चल सकते हैं कि लेट सपोज यहाँ पर जो सैंपल हम शो कर रहे हैं इस जगह पे आप कई सैंपल्स लगा सकते हैं। लेट सपोज मैं एक ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ। लेट सपोज एक ये भी क्यूवेट है, ठीक है, और इस क्यूवेट में हमने ब्लैंक लगाया हुआ है और यहाँ पे हमारा सैंपल है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से सिस्टम होता है कि ये जो वेवलेंथ हमने सेट की है ये इस ब्लैंक के थ्रू भी पास हो रही है और आपके सैंपल के थ्रू भी पास हो रही है, ठीक। और इसके बाद ये जो आपकी मशीन है डिटेक्टर है, ये ब्लैंक के अगेंस्ट ये ऑटोमेटिकली ये इसको एनालाइज करके डेटा आपको वैल्यूज देता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ब्लैंक जो है लगा के रखना होता है।
जबकि आपको मैंने जो ओल्ड वर्जन्स बताए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के, या फिर जिनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो कुछ इस तरीके से भी बने होते हैं कि आपको ब्लैंक कंटिन्यूशन में लगा कर रखने की जरूरत नहीं है। आपने पहले उसकी वैल्यू सेट कर दी 0 पे, उसके बाद आपने अपने सैंपल को लगा के टेस्टिंग स्टार्ट की। अब आपके पास एक सैंपल है या 10 सैंपल है या इससे ज्यादा सैंपल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने ब्लैंक की वैल्यू जो है रिकॉर्ड करा दी थी, आप बस आप क्यूबेट में सैंपल को चेंज करके अपनी रीडिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम की डिजाइन कैसी है और आपका सिस्टम कितना सेंसिटिव है। इतना क्लियर है आप लोगों को? हाँ, यस मैम। ओके। और ये जो सैंपल्स लगाने की जो पोजीशन होती है, वहां पर सिस्टम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि एट ए टाइम आप 2 क्यूबेट्स लगा सकते हैं या 6 क्यूबेट्स लगा सकते हैं। तो ये सिस्टम के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक है, लेट सपोज अगर आपका जो सिस्टम है उसमें आप एट ए टाइम 6 क्यूबेट्स लगा सकते हैं, तो आपको 6 क्यूबिट्स आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है। लेकिन अगर आपके पास क्यूबिट्स है, लेट्स सपोज 6 क्यूबिट्स हैं आपके पास, एक में आपने ब्लैंक लगा दिया और बाकी 5 में आपने अपने अलग अलग सैंपल्स लगा दिए, तो आपको बार बार सैंपल लगाना ये सब नहीं करना पड़ेगा। ये जो आपका सिस्टम है, लेट सपोज ये सैंपल होल्डर वाली पोजीशन है और यहाँ पर एक राउंड सिस्टम लगा होता है। ये लेट सपोज ये इस तरीके से वो स्टेज है और इस स्टेज पे डिफरेंट ये क्यूवेट्स लगी हुई हैं। लेट सपोज एक क्यूवेट ये लगी हुई है, या क्यूवेट की पोजीशन है, मैं से कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, एक आपकी यहाँ पे लग गई है। तो इस तरीके से लेट सपोज ये पूरा स्टेज था और यहाँ पे 6 कीवर्ड्स पॉसिबल है, लग सकती हैं। तो ये जो स्टेज है ना, ये मूव करता है। पहले लेट सपोज लाइट सोर्स यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, इसकी रीडिंग आ गई, फिर ये स्टेज फिर से मूव हुआ, ये वाली क्यूवेट अब इस जगह पे पहुंच गई और अब इसकी रीडिंग हो गई। तो इस तरीके से सिमिल्टेनियसली एक के बाद एक ये रीडिंग लेता है। ठीक है, और इस वजह से आपको बार बार सैंपल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है या आपका इक्विपमेंट कैसा है, कितना सेंसिटिव है, और प्राइसिंग पे डिपेंड करता है ये सब चीजें। ठीक है, इतना क्लियर है? यस मैम। मैम इससे रीडिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? रीडिंग पे इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये जो स्टेज होता है ये रोटेट करता है। रोटेट होकर ये क्यूवेट को इस पोजीशन पे ले आता है जिससे कि जो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स के जस्ट सामने आपकी क्यूवेट आ जाए। तो पहले लेट सपोज ये वाली क्यूवेट जो है आपके लाइट सोर्स के सामने थी। मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, दिखता है ना आप लोगों को? यस मैम। हाँ, तो लेट सपोज ये लाइट सोर्स है आपका, ये लाइट सोर्स के जो है 1 सेकेंड, ये यहाँ इस डायरेक्शन में है, इसके थ्रू लाइट जा रही है। ठीक है, फिर जब इसकी रीडिंग हो गई तो ये जो स्टेज है ये मूव करेगा, रोटेट करेगा, और ये अब नेक्स्ट क्यूवेट जो है ये इस पोजीशन पे आ जाएगी, फिर इसकी रीडिंग हो जाएगी। तो इस वजह से रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इतना क्लियर है? तो टाइम का इफेक्ट तो नहीं पड़ता मैडम इस पे? आप टाइम फ्यू सेकेंड्स का होता है, पहले एक की रीडिंग होगी, फिर वो स्टेज मूव करेगा, फिर सेकेंड की रीडिंग लेगा। तो फ्यू सेकेंड्स का रहता है। लेकिन आप ये सोचिए कि आप एक क्यूबिट में पहले सैंपल लेते हो, उसकी वैल्यू लेते हो, फिर क्यूबिट को बाहर निकाल रहे हो, फिर वो सैंपल हटा रहे हो, फिर दूसरी क्यूबिट लगा रहे हो, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो कंपैरेटिवली यस मैम। डिजाइन्स पे डिपेंड करता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रीडिंग्स में कोई चेंज नहीं आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे, किस कंपनी के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे, किस मॉडल पे वर्क करोगे। इसलिए मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ, अदरवाइज आपको लगेगा कि आपको बताया तो कुछ गया था, यहाँ पे तो एक से ज्यादा होल्डर्स दिख रहे हैं,
है ना। तो इन सारी चीजों की आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या डिजाइन पॉसिबल हैं। ठीक है। बट यूजुअली अब जो लेटेस्ट है इनमें 2 क्यूबिट्स के लिए तो इस होता ही है पोजीशन, 1 फॉर ब्लैंक, ब्लैंक लगा के रखना होता है फॉर टेकिंग द वैल्यूज ऑफ सैंपल्स। ब्लैंक आप लगा के रखिए, सैंपल आपके पास 10 हो 20 हो, बस आप अपने सैंपल वाली क्यूबिट को चेंज करिए, सैंपल चेंज करिए, और आपकी रीडिंग्स जो है ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट होकर ये स्क्रीन पर आ जाएंगी। ठीक है। तो ये जो सैंपल है, सॉरी क्यूबिट्स जो है, अब इसके मटेरियल की हम बात करते हैं। तो ये जो मटेरियल है, अगर हम प्लास्टिक का यूज करते हैं क्यूबिट, तो ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करती है प्लास्टिक। ठीक। लेकिन ऑब्वियसली प्लास्टिक के जो क्यूबिट्स होंगी ये चीप होंगी, और प्लास्टिक की क्यूबिट्स के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि उसमें बहुत जल्दी स्क्रैच आ जाते हैं। तो इस वजह से जो प्लास्टिक की क्यूबिट्स होती हैं, लेट्स सपोज हमारी जो एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, और इन इन दैट केस हम प्लास्टिक क्यूबिट्स यूज कर रहे हैं क्योंकि चीप है, तो इन दैट केस ये प्लास्टिक क्यूबिट्स यूज एंड थ्रो वाली होती हैं। आप एक बार यूज करिए और फिर आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक। आप ये देख रहे हो कि ये जो क्यूबेट है आपकी, क्यूबेट जो है इसमें उसके 4 फेसेस हैं। तो आमने सामने जो उसके 2 फेस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रू इसके जो है अपेक होते हैं। तो उस वजह से जो ट्रांसपेरेंट वाला पोर्शन है ये लाइट सोर्स के सामने आना चाहिए। ठीक है। तो प्लास्टिक की यूज करेंगे तो यूज एंड थ्रो टाइप है, और हमें ध्यान रखना होगा कि स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए उनमें। ठीक है, नहीं तो एप्स की वैल्यूज और रीडिंग सही नहीं आती है। ग्लास क्यूबिट्स भी यूज की जाती हैं, और ग्लास भी आपको बताया, जब फिल्टर के लिए वेवलेंथ सिलेक्शन के लिए हम ग्लास फिल्टर्स यूज करते हैं, दैट मींस ग्लास जो है यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो मेजॉरिटी ऑफ यूवीसी, यूवीबी, ये जो है ग्लास एब्जॉर्ब करता है, यूवी ए लाइट को ये पास होने देता है। तो अगर हम ग्लास क्यूबिट्स यूज करते हैं, प्लास्टिक क्यूबिट से तो बेटर है, लेकिन ग्लास क्यूबिट्स भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, ग्लास पे उतनी जल्दी स्क्रैचेस नहीं आते हैं, तो हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। मतलब सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है आपकी, जो आप पर्पस है, अगर वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं है आपकी एनालिसिस, तो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअली हमें क्यूवेट यूज करनी चाहिए वो क्वार्ट्ज की होती है। ठीक है, क्वार्ट्ज सैंपल होल्डर। और ये जो है मेजॉरिटी ऑफ यूवी लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट होता है क्वार्ट्ज, इसको एब्जॉर्ब नहीं करता। सो दैट्स वाई ये हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, क्यूबिट्स जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। मैं आपको बोल तो रही हूँ कि जो उसका डायमीटर है ये 1 सेंटीमीटर है, बट एक्चुअली क्यूबिट्स जो है अ, उनकी डिजाइनिंग में थोड़ा सा वेरिएशन किया गया है। तो जो डायमीटर है, या आप लेंथ कह सकते हो जिसके थ्रू लाइट पास होती है, तो क्यूबेट का डायमीटर अगर 1 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स लाइट पास हो रही है, पाथ लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर। तो लेकिन क्यूबेट को इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है, लेट सपोज, मैं इधर ही डिजाइन आपको शो कर देती हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास क्यूबेट है, और इस ये थोड़ा सा लाइन्स जो है इसकी
बेंड शो हो रही हैं, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। लेट्स सपोज ये स्ट्रेट है, तो ये अंदर ही ये क्यूवेट की डिजाइनिंग में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पर हमने एक नॉच दे दी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो बीच वाला पोर्शन है, दिस वन, ये 1 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका पूरा, अगर हम इसको ट्रांसवर्सली देखें। लेकिन ये इधर की साइड आप देखिए कि क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल से फिल है, ठीक है, आप ये मान के चल सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है ये एम्प्टी नहीं है, मीन्स इसमें प्लास्टिक है। तो इस वजह से क्या होगा कि सैंपल जो है अब सिर्फ इतनी जगह पे फिल होगा, ये जो इधर वाला कॉर्नर है और इस कॉर्नर पे अब सैंपल नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम क्यूवेट की डिजाइन में अंदर से इंटरनली थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो सैंपल जो है उसमें काफी कम आता है। कुछ डिजाइन्स क्या होती हैं क्यूवेट की, कि लेट सपोज क्यूवेट के अंदर ये इस तरीके से स्लिट दे दी गई है, लेट सपोज ये स्लिट आपको समझ में आ रही है। तो ये जो स्लिट है, ये इसके दोनों साइड पे, तो ये जो इसकी वॉल है ये काफी थिक है, ठीक। तो अगर हम इसको ट्रांसवर्सली, ये जो बीच वाला पोर्शन हम दिखा रहे हैं कॉलम, इसको देखें तो इसकी पाथ लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर होगी। लेकिन क्योंकि ये जो कॉलम है इसके जो टू साइड्स हैं उसकी वॉल्स काफी थिक है, तो इस वजह से अब ये पतली सी स्लिट रह गई, और इस पतली स्लिट की वजह से अब इसमें सैंपल काफी कम यूज होगा। तो इस तरीके से क्यूबिट्स की डिजाइन्स में चेंज किए जाते हैं, जिससे कि अगर हमारे पास सैंपल कम है तो हम किस टाइप की क्यूबिट यूज करेंगे। सैंपल अगर हमारे पास प्लेंटी अमाउंट में है तब तो नॉर्मल जो क्यूबिट्स होती हैं जो आप लोगों ने कैलोरीमीटर के केस में देखी होगी वो यूज की जाती है। लेकिन हमारे पास लेट सपोज और भी सैंपल कम है, लेट सपोज हमारे पास कुछ सैंपल है जो करीब 1 ml है, तो आपको मैंने जो अभी डिजाइन दिखाई थी इस तरीके की डिजाइन, इसको यूज कर लिया जाता है। हमारे पास लेट सपोज और भी कम अमाउंट में सैंपल है तो इस तरीके की डिजाइन हम यूज कर सकते हैं। इसमें और भी कम अमाउंट में सैंपल आ जाता है, आपका 500 माइक्रोलीटर में भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो क्यूवेट्स हैं इनकी डिजाइन और इनका मटेरियल वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन हमारा पर्पस क्या है। इतनी बात क्लियर है? हाँ, यस मैम। आवाज आ रही है? अच्छा, ये जो लाइट है, ये लाइट पास हो रही है तो एयर के थ्रू पास हो रही है ना, और जहाँ पे हम सैंपल लगाते हैं उस कैबिनेट को हमेशा जब भी आप रीडिंग लेते हो तो उसको क्लोज करके रखना चाहिए, क्योंकि हमें जो सिस्टम चाहिए उस सिस्टम में कहीं से भी बाहर से लाइट एंटर नहीं होनी चाहिए। इन बातों का भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और जो एक्चुअली एयर प्रेजेंट है, अब एयर में ऑक्सीजन है, ये तो आपको पता ही है। तो 200 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है उसे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। तो इवन ऑक्सीजन का भी इफेक्ट पड़ता है, या गैस एयर का भी इफेक्ट पड़ता है कि जब लाइट पास होती है तो आपकी रीडिंग अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से हमें ध्यान रखना है कि जब हम क्यूवेट में सैंपल लेते हैं तो उसमें कुछ एयर बबल्स ट्रैप नहीं होने चाहिए। कई बार कुछ हमारे सैंपल्स कुछ विस्कस से होते हैं और आप जब उनको डालते हो तो उसमें कुछ एयर बबल्स पास ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों का भी हमें ध्यान रखना है कि बबल्स नहीं होने चाहिए, ठीक। और जब कभी भी हमको 200 नैनोमीटर या उससे शॉर्टर वेवलेंथ पे वर्क करना होता है, तब हम बहुत ही स्पेसिफिक और सेंसिटिव सिस्टम यूज करते हैं, और उस सिस्टम में आर्गन गैस को यूज किया जाता है। तो जो चैम्बर होता है उसमें आर्गन गैस होती है, जिससे कि ये 200 नैनोमीटर की जो लाइट पास हो रही है, तो अब आप ये मान के चलिए, अभी हमने आपको जो डायग्राम दिखाया है तो मशीन जो होती है उसमें भी लाइट सोर्स
और क्यूवेट के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होता है, तो ऑब्वियसली ये जो बीच में एयर है उसके थ्रू लाइट पास हो रही है। ये जो आपका लेट सपोज लाइट सोर्स है, ये सैंपल है, इनके बीच में थोड़ी गैपिंग है, एयर के थ्रू पास होके ये सैंपल में पहुंच रही है लाइट। तो ये ऑक्सीजन लाइट एब्जॉर्ब करती है 200 नैनोमीटर की। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर इस वेवलेंथ से नीचे हमें काम करना है तो फिर हमें काफी सेंसिटिव यूज करना पड़ता है सिस्टम, और उसमें आर्गन गैस यूज की जाती है, प्योर आर्गन गैस, इनमें जिससे कि ये ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करे। इतनी बात क्लियर है? हाँ, यस मैम। इतना क्लियर है? अच्छा, कई बार हमारे पास सैंपल बहुत ही कम होता है, जैसे डीएनए आरएनए की एनालिसिस होती है और हम लोग जब मॉलिक्यूलर लेवल पे वर्क कर रहे हैं तो कई बार क्यूवेट फ्री सिस्टम यूज किया जाता है। अब क्यूवेट फ्री सिस्टम होगा तो हम सैंपल किस में लेंगे? तो अब ये जो सिस्टम है ये मैकेनिज्म तो वही है जैसी मैं अभी आपको बता रही हूँ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की। लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है इस प्रिंसिपल को बेस करते हुए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी होते हैं, और एक और इक्विपमेंट होता है जिसे बोलते हैं नैनो ड्रॉप। तो उस मशीन में सिर्फ सिंगल ड्रॉप ऑफ सैंपल इज सफिशिएंट। तो उस केस में जो आप मशीन समझ सकते हो कि लेट सपोज आप लोगों ने माइक्रोस्कोप देखा है ना? सब नहीं देखा है तो आपने देखा होगा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं उसके नीचे स्टेज होता है, ठीक है? तो ये जो नैनो ड्रॉप होती है, अब इतनी छोटा तो नहीं होता है लेकिन मैं आपको डिजाइन बता रही हूँ कि जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव लेंस स्टेज के ऊपर आता है ना, तो उसी तरीके से नैनो ड्रॉप की डिजाइन होती है। तो ये जो है स्टेज पे हम 1 ड्रॉप ऑफ सैंपल रख देते हैं, और ऊपर से जो उसका सेंसर होता है वो आकर उस ड्रॉप को टच करता है और सेंस करता है और रीडिंग देता है, ठीक है? तो इस मशीन की डिजाइनिंग डिफरेंट होती है, लेकिन जब हमारे पास सैंपल बहुत कम है तो क्यूबिट फ्री सिस्टम यूज करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, तो ये सिस्टम भी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पे ही बेस करता है, जिसमें विदाउट क्यूबिट हम जब हमारे पास सैंपल बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, फॉर एग्जांपल डीएनए आरएनए एनालिसिस, तो उस केस में हम कितना हमारे पास सैंपल है, कितने माइक्रोग्राम है या कितने नैनोग्राम सैंपल है हमारे पास डीएनए का या आरएनए का, ये हम चेक कर सकते हैं यूजिंग क्यूवेट फ्री सिस्टम बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इतना क्लियर है? हाँ, बताइए तो आगे मूव करें फिर। यस मैम, यस मैम। ओके, देन अब डिटेक्शन की बात करते हैं। तो डिटेक्शन के केस में जब ये लाइट आपके सैंपल के थ्रू पास होकर डिटेक्टर पे आती है, तो डिटेक्टर इस सिग्नल को, इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जो डिटेक्टर्स हैं हमारे पास, ये 2 टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स हैं बेसिकली, फोटो इलेक्ट्रिक कोटिंग बेस्ड एंड सेमी कंडक्टर बेस्ड। तो फोटो इलेक्ट्रिक कोटिंग बेस्ड डिटेक्टर्स के केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका लाइट है ये जाकर फोटो इलेक्ट्रिक कोटिंग के ऊपर स्ट्राइक करती है, जिससे कि ये जो कोटिंग मटेरियल है उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, और इलेक्ट्रिक करंट इस प्रोपोर्शनल में जनरेट होगी जितनी की लाइट इंटेंसिटी इस कोटिंग मटेरियल के साथ स्ट्राइक करेगी। तो जितनी ज्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे और उतना ही ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी।
ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। और ये जो अब लाइट इंटेंसिटी के फॉर्म में आपका सिस्टम डिटेक्टर ने लाइट के सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया है। अब आगे कंप्यूटर में डेटा जाएगा और कंप्यूटर इस सिग्नल को कन्वर्ट करेगा, मैथमेटिकल इक्वेशंस लगा के उसको आपको डेटा के फॉर्म में बता देगा कि कितना आपके सैंपल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया है और या फिर कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई है। ठीक है। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक कोटिंग है, ये कई बार फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब भी यूज होता है इसमें। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या होता है कि यहाँ पर जो जब कोटिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स सॉरी लाइट स्ट्राइक करती है और इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, तो उसके बाद सीक्वेंशियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से आप कह सकते हो कि लार्ज इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। और इस वजह से जब कभी भी काफी लो इंटेंसिटी की लाइट भी पास हो रही है तो भी फोटो मल्टीप्लायर उसे डिटेक्ट कर पाता है। जैसे कि कई बार हमारे पास जो सैंपल होते हैं, इधर वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है। तो डाइल्यूटेड अगर सैंपल होगा हमारा, तो जो एब्जॉर्बेंस है वो बहुत कम होगी। ठीक है। जब एब्जॉर्बेंस काफी कम आएगी तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। या फिर हमारे पास सैंपल जब बहुत कंसंट्रेटेड होता है तब भी ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप ये मान के चलिए, अगर हमारी एब्जॉर्बेंस, अच्छा सभी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एक रेंज है, मैक्सिमम लिमिट है 3, 3 से ज्यादा एब्जॉर्बेंस तो आती ही नहीं है कोई भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो। ठीक है। क्योंकि एब्जॉर्बेंस की वैल्यू 1 आने का मतलब होता है कि जो लाइट हमने लाइट सोर्स के थ्रू पास हुई थी और जो लाइट सैंपल के थ्रू पास हुई है उसकी 90% एब्जॉर्ब हो गई है। अगर 90% एब्जॉर्ब हो गई है, दैट मीन्स ओनली 10% ट्रांसमिट हुई। ठीक है। और जब यह 90% एब्जॉर्ब हो गई, 10% ट्रांसमिट हुई, दैट मीन्स उस टाइम पे एब्जॉर्बेंस की वैल्यू है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं तो उसके बेसिस पे वैल्यू आती है 1। तो आप सोच सकते हैं कि 10% लाइट जो है कितनी कम है। ठीक है। तो 3 वैल्यू से ज्यादा तो फिर लाइट ट्रांसमिट ही नहीं होगी, तो इससे ज्यादा एब्जॉर्बेंस आएगी कैसे। इस वजह से कोई भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो वो 3 से ज्यादा एब्जॉर्बेंस शो नहीं करता है। ठीक है। और अच्छा, सेकेंड टाइप ऑफ डिटेक्टर है सेमीकंडक्टर टाइप। और इस केस में भी लाइट करंट के प्रोपोर्शनल लाइट इंटेंसिटी जो है ये पास होती है, तो जितनी लाइट इंटेंसिटी उतनी इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। और इस केस सिस्टम में सेमीकंडक्टर्स के केस में फोटो डायोड्स यूज किए जाते हैं या चार्ज कपल डिवाइसेस यूज की जाती हैं, और इस बेसिस पे ये डिटेक्टर वर्क करता है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़े फिर। यस मैम। यस मैम। यस। अब हमारे पास डेटा आएगा किस फॉर्म में? तो लेट्स सपोज हमने किस वेवलेंथ की लाइट को पास किया था सैंपल के थ्रू और कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, इसके बीच में हम एक कर्व भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये कर्व हमें कब मिलेगा? जब हम स्कैनिंग मोड पे वर्क कर रहे हैं। स्कैनिंग मोड में मतलब जब हमने एक रेंज सेट कर दी थी, आपको बताया था ना पहले कि लेट्स सपोज हमें पता नहीं है कि हमारा जो सैंपल है वो प्योर है या फिर उसमें कुछ इम्प्योरिटी है या फिर सैंपल में एक्चुअली क्या है। हमें जब एग्जैक्टली exactly नहीं पता होता है तो अब हम स्कैनिंग भी कर सकते हैं। स्कैनिंग के थ्रू हमें पता चल रहा है, अब आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ हमने स्कैनिंग की थी 250 टू 750 नैनोमीटर रेंज पे। ठीक है। और यहाँ पर जो एब्जॉर्बेंस आई, तो एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में हमने कर्व बनाया। ठीक। तो आप ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जो है ये नियर अबाउट आई थिंक ये 400 या 410 के बीच में सबसे हाई पीक हमको मिल रही है इस डायग्राम के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं
कि जो हमारा सैंपल है इसमें वो 410 नैनोमीटर की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। और हमारे पास एक पीक आ रही है या दो पीक आ रही है, या लेट सपोज हमें पता है कि जो हमारे पास सैंपल है वो 500 नैनोमीटर पे पीक देता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा 410 पे पीक आ रही है। दैट मीन्स ये कुछ और है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर हमें पता है कि हमारा सैंपल जो है वो 410 पे पीक देता है, ठीक है, लेकिन 300 या 300 से कम पे पीक नहीं देगा, एब्जॉर्बेंस शो नहीं करता है। ठीक है, 300 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन इस कर्व में देखिए हमको मिल रही है, एक छोटी पीक मिल रही है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये कुछ सैंपल में इम्प्योरिटी है। ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पे जैसे दो पीक दिख रही है, एक हमको ये अबाउट 280 के करीब मान चल सकते हैं, यहाँ पे ये 250 है, ये 350 है, तो हो सकता है ये जो पीक है नियर अबाउट 280 पे हो। तो एक पीक हमको मिल रही है 280 पे, स्मॉल पीक, और ये एक जो पीक मिल रही है ये लार्ज पीक, ये हमको अबाउट 410 पे मिल रही है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक सैंपल सिर्फ एक ही वेवलेंथ पे ही पीक देता हो, वो एक से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना करता है। तो इस वजह से हमें अपने सैंपल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। दो पीक आने का मतलब ये हमेशा नहीं है कि आपका सैंपल इम्प्योर है। ठीक है। लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको इस बारे में पता है कि आपका सैंपल किस वेवलेंथ पे पीक देता है, और उसके अलावा आपको कुछ डाइवर्जेंट वेवलेंथ पे भी पीक मिल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका सैंपल प्योर नहीं। तो इस वजह से आपके पास आइदर सैंपल प्योर होना चाहिए, और प्योरिटी होने के बाद फिर आप उसको एनालाइज करिए, तो हमें पता चलेगा किस वेवलेंथ पे वो पीक देता है, या हमें पहले से ही पता है कि हमारा सैंपल किस वेवलेंथ पे पीक देना चाहिए, तो इस बेसिस पे भी हम चेकिंग कर सकते हैं कि हमारे सैंपल की क्वालिटी क्या है। ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में कर्व बन सकता है, या ट्रांसमिटेंस और वेवलेंथ के बीच में भी कर्व बन सकता है। ठीक है। और या फिर हम सिंपल अगर एक वेवलेंथ सेट कर देते हैं, लेट सपोज 410 हमने सेट की, और हमने चेक किया कि हमारे सैंपल ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है, तो हमको एक वैल्यू मिल जाएगी। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको कर्व के फॉर्म में भी वैल्यू दे सकता है, और सिंपल एक डेटा दे देगा कि कितनी एब्जॉर्बेंस आई है। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फंक्शन ऑप्ट किया है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। अब प्रिंसिपल की बात करते हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि लाइट पास हो रही है आपके सैंपल के थ्रू। ठीक है। और हमें एब्जॉर्बेंस चेक करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कि हमने जो लाइट पास की थी उसकी लाइट इंटेंसिटी कितनी थी, और सैंपल से पास होने के बाद जो लाइट आई है बाहर उसकी लाइट इंटेंसिटी क्या है। इस बेसिस पे हम एब्जॉर्बेंस को चेक करते हैं। और आपको जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये एब्जॉर्बेंस डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है। तो जितना ज्यादा सैंपल होगा उतनी ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगी। तो इन सारी बातों को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि एब्जॉर्बेंस का मतलब क्या है। एब्जॉर्बेंस को हम ए से शो कर सकते हैं, सिंपल एब्जॉर्बेंस, या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी के फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो एब्जॉर्बेंस अगर हमें कैलकुलेट करनी है, तो एब्जॉर्बेंस का मतलब क्या है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू द लॉगरिथम ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसका, लाइट इंटेंसिटी बिफोर पासिंग through the sample divided by light intensity after passing through the sample। तो that means ये आप देखिए एब्जॉर्बेंस मतलब लॉगरिथम ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसका, लाइट इंटेंसिटी पास थ्रू द सैंपल डिवाइडेड बाय ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंपल। ठीक है। तो जो हमने इनिशियली वेवलेंथ ली थी, लाइट ली थी, उसको हमने आई नॉट से शो किया, और जो पास हुई उसको हमने आई आई से शो किया, जो सैंपल से पास होने के बाद आई। तो एब्जॉर्बेंस को हमें अगर कैलकुलेट करना है, और लेट सपोज अगर आपको बता दिया गया कि कौन सी किस इंटेंसिटी की लाइट पास हुई है, आपको वैल्यू दे दी गई, और आपको ये भी बता दिया गया है कि सैंपल से पास होने के बाद जो लाइट ट्रांसमिट हुई है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, और आपसे कहा जा रहा है कि एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट करिए, तो आप सिंपल log 10
का ये इस फ्रैक्शन का log 10 ले लेंगे तो आपको एब्जॉर्बेंस पता चल जाएगी। इतनी बात क्लियर है? हाँ, इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अगर हम ट्रांसमिटेंस, ये तो एब्जॉर्बेंस के लिए हमने फॉर्मूला बताया, अगर ट्रांसमिटेंस चेक करना है तो मतलब तो वही हुआ ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है यहाँ पर, जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई तो जो बची वो ट्रांसमिट हुई, यही तो बात है। तो इस वजह से अगर हम ट्रांसमिटेंस निकालना चाहें तो ट्रांसमिटेंस के इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, log 10 और फ्रैक्शन की जगह 1/t। तो अगर हमें ट्रांसमिटेंस पता है कि कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई है और आपसे कहा जा रहा है कि एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करिए, तो log 10 ऑफ 1/t ये हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा एब्जॉर्बेंस कितनी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा लैम्बर्ट बी लॉ के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि लाइट कितनी एब्जॉर्ब होगी। तो अगर हमें सैंपल का कंसंट्रेशन पता है कि हमने जो सैंपल यूज किया था वो कितना कंसंट्रेटेड था, इसके अलावा अगर हमको पता है कि उसका मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कितनी है सैंपल की, जिसे हम साई से डिनोट करते हैं, और हमें पाथ लेंथ तो पता ही है, पाथ लेंथ क्या है, वो जो क्यूबिट का डायमीटर। ठीक है, तो अगर 1 सेंटीमीटर डायमीटर है तो यहाँ पे पाथ लेंथ 1 हो गई। तो अगर हमें पता है तो एब्जॉर्बेंस हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, साई सी एल ए इज इक्वल्स टू साई सी एल। यहाँ पे साई जो है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, एल पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर और सी कंसंट्रेशन। तो अगर हमें एब्जॉर्बेंस पता है, पाथ लेंथ पता है और मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट पता है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी पता है, तो हम कैलकुलेट करके कंसंट्रेशन भी पता लगा सकते हैं। ठीक है और क्योंकि एब्जॉर्बेंस जो है लाइट इंटेंसिटी का रेशो है तो उसका तो कोई यूनिट होती नहीं है। मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की यूनिट जो है पर मोल पर सेंटीमीटर है, और कंसंट्रेशन तो पर मोल आएगी यूनिट पर लीटर या इस तरीके से कैलकुलेट करके। ठीक है, तो ये हमारे लैम्बर्ट बीड लॉ के अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, तो इस पे आपसे पूछा जा सकता है कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस लॉ पे बेस करता है, और या लैम्बर्ट बीड लॉ को एक्सप्लेन करिए, ये सभी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिसिस की। वैसे मैं एनालिसिस साथ में बताती ही जा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी जो भी पार्ट रह गया हो, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि क्यूवेट का पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर है, और ये जो पाथ लेंथ है यूजुअली 1 सेंटीमीटर ही रहता है। क्यूवेट की डिजाइन जो है इंटरनल चैम्बर्स के फॉर्म में थोड़ी सी चेंज की जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास सैंपल कितना है। तो क्यूवेट्स कई तरीके की आती हैं, कई डिजाइन की आती हैं, जो मिनी वॉल्यूम के लिए, माइक्रो वॉल्यूम्स के लिए। और ये जो यूजुअली जो हम कंसंट्रेशन सैंपल का लेते हैं वो हमें इतना रखना चाहिए कि आपकी एब्जॉर्बेंस 1 से कम आए। आ तो सकती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 3 तक मेजर कर सकता है। ठीक है, लेकिन यूजुअली कोशिश करिए कि आपकी एब्जॉर्बेंस जो है 1 से कम हो, क्योंकि 1 का मतलब ये है कि 90% लाइट एब्जॉर्ब हो चुकी है, ओनली 10% ट्रांसमिट हुई है, और सिर्फ 10% ट्रांसमिट होकर डिटेक्टर तक पहुंची है। तो इससे भी कम अगर लाइट अगर पहुंचेगी तो डिटेक्टर फिर उतने अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, और इस बात को मतलब अगर आप कंसीडर करते हो तो आपको ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, और अदरवाइज जब आपकी वैल्यू 3 से ऊपर जाने लगती है तो वैल्यू आती नहीं है, वो क्रॉस बन के आ जाता है, आपका सिस्टम डेटा देता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सैंपल को डाइल्यूट करिए। ठीक है, सैंपल को डाइल्यूट करके ये सब वर्क किया जाता है अगर आपकी वैल्यूज 1 से ऊपर जा रही। देन आपको रेफरेंस सैंपल या ब्लैंक की बात तो हमने पहले ही बता दी।
तो मैंने आपको ब्लैंक की बात बताई थी। जब सैंपल की वैल्यू हमें चेक करनी है, हमने उसमें पर्टिकुलरली वेवलेंथ सेट किया हुआ है कि 500 वेवलेंथ पे हमें एब्जॉर्बेंस चेक करनी है, तो हम पहले ब्लैंक लगा देते हैं। और ब्लैंक में जो जो हमारा सैंपल है जिस भी बफर में होगा या मीडिया विदाउट सेल्स, उसको हम ब्लैंक की वैल्यू ले लेते हैं। लेकिन अगर हमें स्कैनिंग भी करनी है या फिर अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कोई और भी मोड यूज कर रहे हैं, जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में और भी कई एनालिसिस हो सकती हैं, स्टैंडर्ड कर्व बन सकता है। जैसे हमारे पास सैंपल जो है एक अननोन सैंपल है, उसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है, तो हम पहले उसी सैंपल के अलग अलग कंसंट्रेशन बनाकर एक स्टैंडर्ड कर्व बना लेंगे। जैसे हमने पता है कि 1 हमने मिलीग्राम लिया तो इतनी एब्जॉर्बेंस आई है, 2 मिलीग्राम पे कितनी एब्जॉर्बेंस आई है। इस तरीके से हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, एब्जॉर्बेंस लेते जाएंगे। तो कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस जो है इनका तो लीनियर ही रिलेशन है, तो लीनियर कर्व बन जाएगा आपका। फिर आपके पास अननोन सैंपल है, अननोन सैंपल जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता नहीं है, एब्जॉर्बेंस पता कर लेंगे। तो हमें कंसंट्रेशन उस स्टैंडर्ड कर्व से पता चल जाएगी। तो ये सारा चीजें भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हो जाती हैं, स्टैंडर्ड कर्व बन जाता है, एंजाइम्स की काइनेटिक एनालिसिस भी हो जाती है। तो जो भी वर्क हमें करना है, हमको ब्लैंक को कंसीडर करना पड़ेगा, और ब्लैंक के यूज करते हुए एक बेस लाइन बनानी पड़ेगी। बेस लाइन जिसे 0 पे सेट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ब्लैंक की वैल्यू हम लोग लेते हैं और उसको 0 पे सेट कर देते हैं। लेकिन लेट सपोज अगर हमने एक रेंज ली है वेवलेंथ की, लेट सपोज 300 to 700, और हम चाहते हैं कि हमने जो बफर लगा दिया, लेट सपोज वही हमारा ब्लैंक है, और फिर हमने अपना वेवलेंथ सेट कर दी। तो हम चाहते हैं 300 पे भी 0 आए, 310 पे भी 0, 4 पे भी 0, 500 पे भी 0। इस तरीके से सब में अगर 0 वैल्यू आएगी तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जिसे हम बोलेंगे बेस लाइन। तो बेस लाइन की वैल्यू कायदे से तो 0 होनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही है, थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर नीचे आ जाती है। तो जैसी भी वैल्यू आती है, लेट सपोज थोड़ी सी ज्यादा आ रही है 0 से, या माइनस में जा रही है, तो ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ना, अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली उसको सब्सट्रैक्ट करके सैंपल की वैल्यू बता देता है। कायदे से बेसलाइन जो है 0 पे ही होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कई बार जैसे आपको बताया चैम्बर लेट सपोज प्रॉपरली बंद नहीं है, लाइट उसमें से बाहर से थोड़ी सी जा रही है, ये सब भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा जो हमने वेवलेंथ इस सेलेक्टर यूज किया है, वो भी कई बार जो है बहुत अच्छे से वर्क नहीं करता है, और जो हमने वेवलेंथ सेट की है उसके अलावा भी और कुछ वेवलेंथ पास हो रही है ना। तो ये सब भी होता है, तभी तो इसलिए बहुत जो सेंसिटिव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं अच्छी क्वालिटी के, वही आपको एक्यूरेट डेटा देंगे, क्योंकि ये वेवलेंथ सेलेक्टर इस लेवल पे भी गड़बड़ आती है। जो लैंप यूज हो रहे हैं उस पे भी डिफरेंस आता है, क्योंकि स्विच जो करना पड़ता है लैंप्स के बीच में, तो वो उतना कौन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कितना सेंसिटिव है, कितना फास्ट ये स्विच कर पाता है, इस पे भी एक्यूरेसी डिपेंड करती है, डिटेक्टर पे आपकी स्पेसिफिसिटी डिपेंड करती है। तो एनालिसिस करते समय इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो कितना सोफिस्टिकेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज जो है मैंने आपको बताया, ये सब कैलकुलेट होके आपको एब्जॉर्बेंस कितनी है ये सब इसमें पता चल जाता है। ठीक, अब इन जनरल जब भी हम किसी सैंपल की रीडिंग लेते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसे रेप्लिकेट्स में एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करें। रेप्लिकेट्स में जनरली ट्रिप्लिकेट में हमें परफॉर्म करना चाहिए, या इससे ज्यादा भी रेप्लिकेट्स में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा अम, आप लोगों को बताया ही है कि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, अगर ज्यादा है तो सैंपल को डाइल्यूट करके ले लेंगे। ठीक है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं जब हम किसी भी सैंपल को एनालाइज करते हैं। इतना क्लियर है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या यस मैम। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की अगर हम बात करें, तो ये टेक्निक हमारे लिए कितनी परफेक्ट है? तो ऑब्वियसली कोई भी टेक्निक जो है, कुछ ना कुछ तो हर एक में इम्परफेक्शन होता है। ठीक है, तो किस चीज में ये टेक्निक बेस्ट है? तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, मेन स्ट्रेंथ है इसकी कि जो हम सैंपल यूज करते हैं, जब उसके थ्रू लाइट पास हो रही है और हम एब्जॉर्बेंस चेक कर रहे हैं, तो ये टेक्निक जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव है। आपके सैंपल को आप रीयूज कर पाओगे। ठीक है, लेट सपोज कोई कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, तो कंपाउंड हमने उसको चेक किया क्या कंसंट्रेशन है, फिर उसको हमने आगे के किसी और फर्दर एनालिसिस में भी आगे यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने इसके कुछ कंपाउंड में कुछ ऐड नहीं किया है और लाइट की वजह से कुछ उसमें इफेक्ट नहीं आया है। ठीक है, तो इन जनरली हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब कई बार हम बैक्टीरियल सैंपल यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्यूवेट तो ओपन है, सारा ओपन एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, और हमने क्यूवेट में अपना बैक्टीरियल कल्चर डाल दिया, और उसके बाद हम जब एनालिसिस कर रहे हैं, तो दोबारा कैसे उसको यूज कर लोगे? वो तो ओपन एयर में आ गया है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपका सैंपल कंटामिनेट हो गया है, तो उसे आगे फर्दर एनालिसिस में यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में ये टेक्निक जो है, मतलब ये इस टेक्निक की फॉल्ट नहीं है, आपका सैंपल खराब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कंटामिनेट जरूर हो सकता है, क्योंकि ओपन एयर में आप अपने सैंपल को लेकर आ गए हो। तो माइक्रोबियल एनालिसिस के केस में ये हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अदरवाइज कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो उनको हम यूज कर सकते हैं आगे फर्दर भी। ठीक है, इसके अलावा मेजरमेंट क्विकली होता है, टाइम नहीं लगता, इजी टू यूज है। और डेटा एनालिसिस में भी कोई खास हमको बाद में माइनर ही प्रोसेसिंग करनी होती है डेटा की। हमको डेटा जो है यूजुअली डिफाइंड फॉर्म में ही मिलता है, तो बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट मेथड नहीं है, और इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया जो बेसिक है, ये अच्छी क्वालिटी में 5-6 लाख में, 4 लाख 5 लाख में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन हाँ, कई बार फ्लोरेसेंस लैंप वगैरह भी यूज होते हैं, तो मेथड वही है, प्रिंसिपल वही है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जहाँ हम कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे फ्लोरिस करते हैं, और कुछ हमको इस टाइप की एनालिसिस करनी होती है, और उसको क्वांटिफाई भी करना होता है, तो ये फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी यूज किए जाते हैं। और उस केस में हम अपने सैंपल में कोई डाई मिक्स कर देते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती है, फिर उसके बाद इमिट करती है। तो इस केस में फिर थोड़ा सा सिस्टम आपका और एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करना और फ्लोरेसेंस को डिटेक्ट करना, ये सब चीजें भी आ जाती है। लेकिन प्रिंसिपल वही स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का ही है। ठीक है, अदरवाइज इन जनरल आपका ये जो नॉर्मल है इक्विपमेंट, ये आपका 4-5 लाख में आपको मिल जाएगा। अब लिमिटेशंस भी हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वेवलेंथ सेलेक्टर है, वो कई बार जो स्पेसिफिक वेवलेंथ हम यूज करना चाहते हैं, उसके अलावा ये वेवलेंथ को भी पास कर रहा है, तो इस वजह से कुछ इन एक्यूरेट आपको डेटा मिल सकता है। और कई बार ये जो स्ट्रे लाइट है, ये आपका सिस्टम ओपन है, आपने प्रॉपरली कवर नहीं किया है, तो इस वजह से लाइट एंटर कर रही है जो आपके चैम्बर में, उस वजह से भी आपका प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये लिमिटेशन है। इसके अलावा लाइट स्कैटरिंग की प्रॉब्लम आती है। लाइट स्कैटरिंग के केस में जो कई बार हम जब सैंपल लेते हैं, तो उस सैंपल में कई बार पार्टिकल साइज कुछ बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो आप कह सकते हो सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, जो कि आपके सैंपल में प्रॉपरली मिक्स्ड नहीं है, तो इस वजह से लाइट जो है स्कैटर हो जाती है। ठीक है, तो इस स्कैटरिंग की वजह से आपको डेटा जो है प्रॉपर नहीं मिलता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है।
और इसके अलावा बबल्स का केस हमने आपको बताया था कि कई बार ये बबल्स जो है ये क्यूवेट में प्रेजेंट होते हैं और ये एक्चुअली वॉल पे जाकर स्टिक हो जाते हैं आपकी क्यूवेट के, तो इससे भी लाइट स्कैटरिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कई बार सैंपल ही आपका इस तरीके से होता है, उसकी विस्कोसिटी ऐसी होती है कि वो बबल्स आते ही हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि फिर हम कैसे ये बबल्स को रिमूव करें। ठीक है, तो ये सब कुछ इसकी प्रॉब्लम्स हैं। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके देन लिमिटेशन सब बता रहे हैं। इंटरफेरेंस, तो अगर आपके सैंपल जो है मिक्स्ड सैंपल है तो उस केस में जो भी उसमें मिक्सचर कंपाउंड होंगे सभी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, तो इस वजह से भी आपको इनएक्यूरेट डेटा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हम क्लोरोफिल को चेक करना चाहते हैं, तो हमने क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल, तो ये डिफरेंट क्लोरोफिल्स हैं। और अगर हम इनका स्पेक्ट्रम चेक करें किस वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं तो ये क्लोरोफिल्स जो है ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रम देते हैं। मतलब क्लोरोफिल ए जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है उस वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल बी भी कर रहा है। हाँ, लेकिन पीक्स वेरी करती हैं। क्लोरोफिल ए जिस वेवलेंथ को पर्टिकुलरली मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल बी उस पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस नहीं शो करता है, लेकिन हाँ काफी कुछ स्पेक्ट्रा जो है ओवरलैप करता है, तो इससे आपको इनएक्यूरेट रीडिंग मिल सकती है। जियोमेट्रिकल कंसिडरेशंस, जैसे कि आपकी क्यूवेट ठीक से लगी नहीं है होल्डर में, तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार आप लोग जो है क्यूवेट लगा देते हो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, उसके बाद फिर सैंपल डालते हो। ठीक है, तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आती है, लेट सपोज कुछ आपके सैंपल में एसिड वगैरह है या कुछ ऐसा है, तो वो कोरोजन क्रॉस करता है या आपका इक्विपमेंट में कुछ डिपोजिशन आ जाता है, तो क्यूवेट्स जो है आपने प्रॉपरली होल्डर पे सेटल नहीं होती है, तो भी ये वैल्यू नहीं सही देती है। ठीक है, तो ये सब चीजों की बेसिक ट्रेनिंग और ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं। आज ही करें, वैसे 5 ही क्लासेस में आपका डेट पूरा सिलेबस कंप्लीट होना है। मेरे पास इतना है, आगे कंटिन्यू करें? क्या हुआ, आगे पढ़ना है या नहीं? No, मैम बस ma'am. करिए। चलो, ये बहुत ज्यादा सोचा है, सिर्फ एप्लीकेशन। Okay, और ma'am. कुछ नहीं समझ में आएगा मैं आपको मैटर ये प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप मुझसे मैम हम पूछ लोगों का सकते हैं ग्रुप है। एप्लीकेशंस के बारे में। मैम हम लोगों वैसे का ग्रुप एप्लीकेशंस है में आप अभी। लोगों को एक्सप्लेन करती है मैं। मैम सब बाउंस करेगा। बाउंस करेगा? चलो ठीक है, वैसे एप्लीकेशंस तो मैं आप लोगों को बताती ही आ रही हूँ साथ में। आरएनए यस डीएनए मैम। बताया नहीं, तब फिर क्या, बचा ही कितना है फिर। मैम आप ग्रुप में ये डाल दीजिएगा पीपीटी। हाँ, मैं डाल दूंगी, ग्रुप थैंक में यू। मैं डाल दूंगी। थैंक यू अम, मैम। ठीक है, तो एप्लीकेशन के केस में जैसे मैंने आपको बताया था डीएनए आरएनए एनालिसिस की जाती है, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। प्योरिटी भी चेक की जाती है। जैसे हम लोग कई बार डीएनए आइसोलेशन करते हैं जब, तो सेल से आइसोलेट कर रहे हैं, तो डीएनए के साथ में आरएनए भी आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, इम्प्योरिटी होती है, तो इम्प्योरिटी भी चेक कर सकते हैं। इम्प्योरिटी चेक करने के लिए हम रेशो लेते हैं। 260 नैनोमीटर का हमने एब्जॉर्बेंस ले लिया, 280 नैनोमीटर का एब्जॉर्बेंस ले लिया और उसका रेशो निकाल लिया। तो वैसे सिस्टम में प्रोग्रामिंग होती है, वो खुद ही करके दे देता है। ठीक है, तो जैसे नैनो ड्रॉप मैंने आपको बताया था ना, वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो एनालाइज करके ही डेटा देता है। ठीक है, तो टिपिकली डीएनए जो है इसकी वैल्यू प्योर डीएनए की 1.8 के करीब आती है। तो अगर 1.8 से डाइवर्जन है, इससे वैल्यू कम जा रही है या इससे वैल्यू ज्यादा जा रही है, तो दैट मीन्स इम्प्योरिटी है। प्योर आरएनए अबाउट 2 पे वैल्यू देता है। ठीक है, इस रेशो की वैल्यू।
तो अगर वैल्यू इधर उधर जा रही है तो दैट मीन्स इम्प्योरिटी इसमें है सैंपल में आपके, ठीक है। और डीएनए और आरएनए की वैल्यू में डिफरेंस का रीजन ये है कि आपको पता है डीएनए में थाइमीन होता है और आरएनए में उसकी जगह पे यूरेसिल होता है, ठीक है। और क्योंकि यूरेसिल जो है ये एब्जॉर्बेंस जो है इसका ज्यादा देता है, सो दैट्स वाई 280 पे, सो दैट्स वाई 260 to 80 रेशियो जो है आरएनए का ज्यादा आता है इन कंपेरिजन टू डीएनए, ठीक है। और प्रोटीन के केस में भी यही है, प्रोटीन अगर इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस केस में हम 230 नैनोमीटर पे भी वेवलेंथ लेते हैं, वो एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं, रेशो निकालते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि प्रोटीन की इम्प्योरिटी तो नहीं है। इसके अलावा जब हम कई बार जब आरएनए प्यूरिफाई करते हैं तो जो केमिकल यूज करते हैं जैसे ग्वानिडीनियम थायोसाइनाइड, तो वो भी कई बार इम्प्योरिटी के फॉर्म में रह जाता है, तो उससे भी ये वैल्यूज जो हैं डिविएट होती हैं, तो इससे हम प्योरिटी पता कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कर सकते हैं, जैसे कई जो मेडिसिन एंड ड्रग्स हैं तो उनकी पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंस होती है, तो उस बेसिस पे हम उनकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं। और इसी बेसिस पे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उसमें और क्या प्रेजेंट है, किसको सेपरेटली प्यूरिफाई करना है। तो जैसे हम लार्ज स्केल पे जब प्रोडक्शन करवाते हैं तो ये मेथड यूज किए जाते हैं प्योरिटी वगैरह चेक करने के लिए। बैक्टीरिया कल्चर में आपको बताया था कि यूजुअली हम 600 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ज्यादातर जो हम मीडिया में ले रहे हैं ना, वो मीडिया 600 नैनोमीटर पे ठीक से वैल्यू देता है, एस्टिमेट करने सही रहता है उसको, ठीक है। तो ज्यादातर 600 नैनोमीटर पे हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो बैक्टीरिया कल्चर मीडिया की हैं वो 600 नैनोमीटर को प्रिफर करती है, ठीक है। और इसमें अब 600 नैनोमीटर जो है इससे सेल डैमेज भी नहीं होती है, तो आगे के एक्सपेरिमेंट्स में अगर हम करना चाहें और एसेप्टिक कंडीशंस को मेंटेन करते हैं तो हम इसको यूज कर सकते हैं फर्दर। ब्रिवरेज एनालिसिस में अब सभी चीजों में मैंने आपको बताया ना, जैसे ब्रिवरेज उसमें कैफीन कंटेंट होता है, कितना कंटेंट है ये सब पता करना है, तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे पता लगा सकते हैं। कलर सब्सटेंसेस हैं जैसे एंथोसाइनिन वगैरह ब्लूबेरीज में होते हैं, तो ये सब चीजें हमें पता करनी है कि क्या चीज किसमें कितनी है, क्या इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ कि एंजाइम्स की काइनेटिक एनालिसिस की जाती है, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशंस भी हैं, बाकी मैंने आपको बताया ही है कि क्या क्या हम स्कैनिंग और क्या कर सकते हैं। काइनेटिक एनालिसिस में ये रहता है कि एंजाइम कितने सेकंड्स में आपका एंजाइमेटिक रिएक्शंस परफॉर्म कर रहा है, और एंजाइम किस कंसंट्रेशन में, कितनी यूनिट्स एंजाइम की कंसंट्रेशन किसी रिएक्शन को परफॉर्म करने में कितना टाइम ले रही है, ये सारी जो एनालिसिस होती है ना, ये काइनेटिक एनालिसिस कहलाती है। और ये सारी एनालिसिस भी इसमें चेक हो जाती है, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बेस्ड है एब्जॉर्बेंस का, तो लेट सपोज हमने अपना सैंपल लगाया, एब्जॉर्बेंस चेक की, फिर 1 सेकंड बाद फिर से रीडिंग ली, 2 सेकंड बाद फिर से रीडिंग ली, 2 मिनट बाद फिर से रीडिंग ली, या 1 घंटे बाद फिर से रीडिंग ली, और एब्जॉर्बेंस में जो वेरिएशन आता है ये सब कैलकुलेशन करने के बाद ये काइनेटिक्स की डेटा हमें मिलता है। तो काइनेटिक एनालिसिस भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हो जाती है, आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है? यस मैम। यस ओके, मैम। तो आई थिंक आप लोग पढ़ लेना। शायद मैंने आप लोगों को रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी कुछ इधर उधर हटके बता दिया, ठीक है। जैसे कि आप लोग जब कभी एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो आप लोगों को पता हो कि किन बातों का ध्यान रखना है। अदरवाइज थ्योरेटिकल नॉलेज आई थिंक इस आपको सारे डॉक्यूमेंट्स में मिल ही जाएंगी और आप लोग बुक्स में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज की ओके, क्लास फिर थैंक हम यू यही मैम। फिनिश करते हैं। ओके, ओके, थैंक यू आज मैम। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और आपकी अटेंडेंस अटेंडेंस मुझे कैसे मिलेगी? आप लोग चैट में अपना अपना नाम लिख दो ओके तो मैम, ये ओके। रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना।
लिख दो, फिर मैं इसको स्टॉप करती हूँ। हो जाए सबका तो बता दो फटाफट मुझे। हो गया सबका? किसी की रह तो नहीं गई है? मैं क्लास ऑफ करने जा रही हूँ। ओके देन, फिर कल 3:30 बजे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास आगे ओके की। मैम। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू बाय। मैम।